नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसीज भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बातें करती हैं। लेकिन मार्स के हार्श एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि जमीन के बरक्स मार्स में जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वो तरीका मार्स पर काम क्यों नहीं कर पाएगा। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे ढेर सारी वजूहात हैं, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस क्यूरियोसिटी का फैक्टर तो है ही, लेकिन इन ख्वाहिशात के बीच एक मजबूरी या खौफ भी है। वो ये कि अर्थ पर किसी आफत की वजह से कहीं इंसानों की नस्ल खत्म ही ना हो जाए, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर्स का खात्मा हुआ था। और ऐसा पॉसिबल भी है, जिसकी एक एग्जांपल हम अर्थ पर क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख रहे हैं। यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तरफ इलॉन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को कॉलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी जानिब से 2029 की प्रिडिक्शन की गई है। You've slightly put back the expected date to put the first human on Mars till 2029, I want to say. Yeah, I mean, let's see. I mean, we have built a production system for Starship, so we're making a lot of ships and boosters. दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है। पर सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मार्स पे जाएगा, सवाल ये है कि मार्स पर जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं, जैसा कि मार्स का एक दिन, जिसको मार्शियन डे या सोल भी कहा जाता है, उसकी लेंथ अर्थ के दिन के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट्स ही ज्यादा है। वहाँ भी मुख्तलिफ मौसम है और अर्थ पर भी। इसके अलावा अर्थ के पोल्स पर भी आइस कैप्स हैं और मार्स के पोल्स पर भी। अर्थ पर भी एटमॉस्फेयर है, जबकि मार्स पर पतला ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर जरूर है। लेकिन एक चीज जो मार्स पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल नाकाफी है, वो है ऑक्सीजन। तो आखिर मार्स पर ये ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, वो भी एक दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि मार्स की एक पूरी कॉलोनी को आबाद रखने के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इसको आज स्पेस की हार्श कंडीशन में 25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये लगातार इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश पानी बनाकर देता रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनकी रोजाना पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम भी 45 लीटर्स है, यानी महीने की 1350 और साल की 16,200 लीटर्स। इसके अलावा ISS पर 1000 kg ऑक्सीजन गैस सालाना इस्तेमाल होती है। इतना ज्यादा पानी और ऑक्सीजन अर्थ से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में कैसे बनाया जाता है? इस काम के लिए ISS में 2 सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम WRS और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OGS। ये दोनों सिस्टम्स हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी से पानी कलेक्ट करता है और फिर उसको साफ करके वापस से पीने के काबिल बना देता है। एस्ट्रोनॉट डोगलस वी लॉक ने एक मौके पे कहा था कि हमारी कल की कॉफी से ही अगले दिन की कॉफी बनती है। WRS सिस्टम ISS में पहले से मौजूद पानी को प्योरीफाई करके दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना देता है और इस तरह 98% पानी जाया होने से बच जाता है। इसके बराबर में है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम WRS से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर उसको एक खास प्रोसेस से गुजारकर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ये सिंपल प्रोसेस हमने 5 क्लास में पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारा जाता है, जिससे पानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक बहुत ही खतरनाक और इनफ्लेमेबल गैस है, जो पूरे ISS को सेकंडों में जलाकर फायरबॉल बना सकती है। इस हाइड्रोजन गैस को जाया नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक और सिस्टम में डाला जाता है, जिसको सबेटियर सिस्टम कहते हैं।
ये सिस्टम आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके उसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर उसमें से पानी, मीथेन गैस और थोड़ी सी गर्माइश बनाता है। पानी को वापस से इस्तेमाल में लाया जाता है, गर्माइश को हीट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है, लेकिन मीथेन गैस जिसकी अर्थ पर बहुत अहमियत है उसको आईएसएस से बाहर स्पेस में निकाल दिया जाता है। मीथेन गैस जो एक तरह का फ्यूल भी है, इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है और हीट भी, लेकिन उसको जाया इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और आईएसएस पर ऑक्सीजन ही तो है जो सबसे ज्यादा कीमती है। आईएसएस के इस पूरे ऑक्सीजन और वाटर के प्रोसेस पे अगर गौर किया जाए तो ये रीफ्यूलिंग मिशंस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेशक ये 98% एफिशिएंट तो है, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लॉसेस और लीकेजेस तो होती ही है। इसी वजह से हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को जमीन से लाकर आईएसएस में डाला जाता है। ये रिफ्यूलिंग मिशंस बहुत कॉस्टली होते हैं, जिनमें सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस तक पहुंचाने का खर्चा $2,500 से भी ज्यादा होता है। लिहाजा 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इसी तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर ही मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसमें से ऑक्सीजन बनाए। 2021 में जो नासा का परसेवेरेंस रोवर मार्स पर भेजा गया था, उसमें इसी तजर्बे के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी जिसको मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सिचु एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है। क्योंकि आईएसएस में तो पानी का सोर्स रीफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए उसके पोलर कैप्स तक जाना होगा या फिर कई फुट नीचे ड्रिल करके बर्फ निकालनी होगी। इसी वजह से मॉक्सी मार्स के एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके उसमें से ऑक्सीजन बनाता है। कैसे, आसान अल्फाज में समझाया जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉक्सी बाहर के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पंप करके उसको प्रेशराइज करता है और फिर उसको एक इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ये इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड का बना हुआ है क्योंकि गोल्ड एक एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है जो परसेवेरेंस के दूसरे पार्ट्स को गर्माइश से बचाता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इसका नुकसान ये है कि अगर इस प्रोसेस में कार्बन बिल्कुल अलग हो गया तो वो कार्बन की एक लेयर भी बना सकता है, जैसा कि कुकिंग पैन के नीचे देखने को मिलती है, और ये लेयर परसेवेरेंस को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। इसी वजह से इस प्रोसेस को बड़ी एहतियात के साथ परफॉर्म किया जाता है। लेकिन मार्स पर मॉक्सी एक वक्त में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? इस प्रोसेस में मॉक्सी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इसको नासा कभी कभार ही चलाता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है। अभी तक इसने सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है, जो एक इंसान को सिर्फ 3.5 घंटे ही जिंदा रख सकती है। अगर इसी सिस्टम के जरिए मार्स पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होगी तो उसके लिए मॉक्सी का एक बड़ा वर्जन चाहिए होगा और साथ में उसको चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट भी, और यही अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करता है, फिर इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करता है। इन दोनों प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर पे ही तोड़ा जा सकेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करके नहीं बल्कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करके इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग किया जाएगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को लैब में टेस्ट किया गया है, लेकिन अर्थ के हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, हमारा टारगेट ये है कि हमें मार्स पर ऐसी चीज को ही इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनानी है जो वहीं पर मौजूद हो, और जो डिवाइस ये ऑक्सीजन बनाएगी उनकी डिपेंडेंसी भी अर्थ पर नहीं हो, क्योंकि आईएसएस तो जमीन से सिर्फ 400 किलोमीटर ही दूर है। अगर वहाँ का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम खराब हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स को वापस अर्थ भेजना इतना बड़ा मसला नहीं है। वो अपने इमरजेंसी सूट्स पहनकर चंद घंटों तक रिफ्यूलिंग का वेट कर सकते हैं और वापस अर्थ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्स पर कॉलोनाइजेशन के बाद ऑक्सीजन जनरेशन मशीन में कोई मसला हो गया तो ना ही रिफ्यूलिंग का ऑप्शन होगा और ना ही अर्थ वापस जाना इतना आसान हो पाएगा।